एक विवादित जमीन का केस कोर्ट में आया है और वहां पर जज साहिबा उसका फैसला करने वाली है। आज तारीख है। अब दोस्तों, जितने भी लोग उस विवादित जमीन से जुड़े हुए थे वो सारे ही तारीख पर हाजिर हो जाते हैं और जज साहिबा भी कोर्ट में पहुंच जाती है। जैसे ही जज साहिबा देखती हैं उन लोगों को जो लोग उस विवादित जमीन से जुड़े हुए हैं, तो जज साहिबा मन ही मन सोचने लगती है कि पक्का इन लोगों ने इस जमीन पर जबरदस्ती ही कब्जा किया होगा, क्योंकि ये लोग हैं ही इतने बदतमीज और वाहियात किस्म के। अब इधर जो जमीन के विवाद से जो लोग आए हैं तारीख पर, वो भी जज साहिबा को देखकर सोचने लगते हैं कि अब ये केस हम हारने वाले हैं, क्योंकि ये जज साहिबा हमारे फेवर में बिल्कुल भी अपनी राय या अपना फैसला नहीं सुनाएगी। आखिर दोस्तों क्यों ऐसा हो रहा था, वो भी सरकारी काम में, जो जज साहिबा भी अपनी अलग राय रख रही थी और मुजरिम भी अपनी अलग राय रख रहे थे। क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते थे? वो लोग उस जज साहिबा को जानते थे या जज साहिबा उन लोगों से कोई उनका रिश्ता था? आखिर ये सब बातें क्या हैं, ये किस्सा क्या है, क्या कहानी में ट्विस्ट है, क्या बातें हैं, वो सभी आप लोगों को जाननी है, तो वीडियो में आगे चलना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में एक सुमन नाम की लड़की होती है। लड़की बहुत अच्छी, पढ़ने लिखने में होशियार और खूबसूरत तो बला की तरह है। दोस्तों लड़की LLB का कोर्स कर रही है, LLB कर रही है और इसके पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। पिता की सोच है कि बेटियों को पढ़ा लिखा कर बेटों से भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं होता, केवल 2 बेटी होती हैं। बड़ी वाली बेटी सुमन है और छोटी वाली बेटी अभी छोटी है और इनकी एक पत्नी है। दोस्तों समय निकलता है, सुमन LLB कर रही है, तो अब पिता अपनी बेटी को देखकर सोचता है कि अपनी बेटी की अब मुझे शादी कर देनी चाहिए और शाम के वक्त अपनी बेटी को बिठाता है और कहता है कि बेटी अब तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम जवान हो रही हो और उसके बाद तुम्हारी जो पढ़ाई है, हम ऐसा घर तलाशेंगे जहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत दी जाए और तुम्हें पढ़ा लिखा कर आगे तक पहुँचाया जाए। सुमन पहले तो कहती है कि पिताजी मुझे यहीं से पढ़ लिख कर कुछ बनना है, आप मेरी शादी अभी मत कीजिए। लेकिन पिता नहीं चाहता था कि जवान बेटी घर पर रहे, क्योंकि दोस्तों बेटियों की ऐसी रखवार होती है जैसे किसी सोने की रखवार होती है। अब जब पिता को देखती है तो सुमन हामी भर लेती है और पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाशने लगता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो शादियों में मेन भूमिका निभाते हैं वो बिचौलिया होते हैं, उनको बिचौलिया ही कहा जाता है। लेकिन आपके यहाँ क्या कहा जाता है ये मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पर जो बिचौलिया बनकर सुमन के घर में आती है वो सुमन की भुआ होती है, वो बिचौलिया की भूमिका निभाती है। सुमन की भुआ एक रिश्ता लेकर आती है और रिश्ता भी बहुत अच्छा लेकर आती है, क्योंकि सुमन की भुआ ऐसा रिश्ता लाई थी जहां पर लड़का सरकारी टीचर होता है। अब जब लड़का सरकारी टीचर होता है तो सुमन का पिता इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाता है और मन में सपने सजोने लगता है, बहन के बताने पर ही, कि मेरी बेटी तो एक टीचर के घर जा रही है और बहुत अच्छे से रहेगी, पढ़ा लिखा लड़का है, इसकी हर चीज़ को समझेगा और इसे सपोर्ट करेगा। सुमन का पिता पहले ही तय कर लेता है कि बहन ना ही तो हमारे पास देने के लिए दहेज है, अगर वो लोग इस बात से राजी हों तो तभी मेरे घर रिश्ता लेकर आएँ, वरना मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि हमेशा हमें रिश्ता अपने बराबरी के लोगों में करना चाहिए। अब दोस्तों सुमन की जो भुआ होती है वह सुमन के पिता से इन बातों को सुनकर वो इसी तरह उन लड़के वालों के सामने अपनी बातों को पेश कर देती है। लेकिन वो लड़के वाले हामी भर लेते हैं, क्योंकि जब सुमन का फोटो भुआ लेकर जाती है तो वो लड़का उस फोटो पर फिदा हो जाता है, क्योंकि सुमन बहुत खूबसूरत थी दिखने में। अब दोस्तों क्या था, वो जो सरकारी टीचर था वो सुमन के लिए अपना रिश्ता लेकर सुमन के घर आ जाता है। पहले ही सारी बातें तय हो जाती हैं कि दहेज का कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर वो जो सरकारी टीचर है वो कह देता है कि हमें दहेज से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें पत्नी अच्छी चाहिए। और ये सब बातें दोस्तों तय हो जाती हैं और सुमन का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद एक तारीख तय कर दी जाती है। तारीख जब तय होती है तो उसके बाद जो सुमन के ससुराल वाले हैं, सरकारी जो टीचर है, अब धीरे धीरे अपनी दहेज की मांग उस भुआ के जरिए सुमन के घर पहुंचा दिया करते। पहले तो अच्छे कपड़ों की मांग थी, दूसरी फिर उनकी बारात के लिए अच्छी रोटियों की मांग होती है, खाने पीने की, और तीसरी मांग दोस्तों अब उनकी गाड़ी की हो जाती है। सुमन की भुआ बीच का काम करती है, लड़के वालों से सुनकर सुमन के पिता को बताती है। सुमन का पिता भी धीरे धीरे हर चीज की हामी भर लेता है, क्योंकि लड़का
सरकारी नौकर है। दोस्तों सभी चीजों की हामी भर लेता है, लेकिन जब गाड़ी की बात आती है तो थोड़ा सा सुमन का पिता भी कतराता है, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है वो गाड़ी अपनी बेटी को दहेज में दे दें। लेकिन अब वो जो सुमन का पिताजी था वो थोड़ी सी दुविधा में फंस गया था कि बेटी का जो पति बनने वाला है वो सरकारी टीचर है और गाड़ी नहीं दूंगा तो ये रिश्ता टूट जाएगा, और मजबूरी भरे लफ्जों से सुमन का पिताजी हामी भर लेता है कि हाँ मैं गाड़ी भी दे दूंगा। अब दोस्तों क्या था, बारात का दिन नजदीक आ जाता है, शादी होने लगती है, बारात दरवाजे पर पहुंचती है और वहां पर सभी बारातियों का स्वागत किया जाता है। बाराती आकर बैठ जाते हैं। अब बारातियों के कुछ दोस्त होते हैं, दूल्हे राजा के जो बाराती होते हैं वो दहेज का सामान देख रहे हैं, तो तभी उन्हें गाड़ी दिखाई देती है। दोस्तों जो छोटी गाड़ी थी, जो दूल्हे राजा ने बड़ी गाड़ी मांगी थी वो बड़ी वाली नहीं थी, छोटी थी, और जो दूल्हे के दोस्त हैं वो आते ही कहते हैं कि तुम्हारे ससुर ने तो तुम्हारे लिए छोटी गाड़ी का इंतजाम किया है, तुम तो बहुत बड़ी गाड़ी बता रहे थे। अब ये बात सुनते ही दूल्हे राजा खड़े हो जाते हैं और वहां पर शोर मचाने लगते हैं। उधर सुमन सजी धजी एक कमरे में बैठी हुई होती है, फेरों का इंतजार कर रही है। उधर दूल्हे राजा, फेरों पर कहाँ जाना है भाई, उन्हें तो दहेज चाहिए। खड़ा होकर शोर मचाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कहा था, ये चीज ऐसी नहीं है, वो चीज ऐसी बताई थी, वो भी ऐसी नहीं है, और गाड़ी बड़ी का बोला था और गाड़ी भी बड़ी नहीं है। अब दोस्तों जो सुमन का पिता होता है वो दूल्हे राजा के पास आता है। पहले वो हाथ जोड़ने लगता है, कहता है कि बेटा, समाज में भले ही मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी भी मान मर्यादा और सम्मान है, तो आप ऐसे हमारी बेइज्जती मत कीजिए। आपने गाड़ी के लिए बोला था, मैंने बड़ी ही मेहनत से, क्योंकि सुमन के पिता ने शहर में जो थोड़ी सी जगह ले रखी थी उसे बेचकर बेटी की गाड़ी का इंतजाम किया था दोस्तों। तो ये सारी बातें वो अपने जमाई के सामने खुलकर रख देता है। लेकिन दोस्तों जमाई कहता है कि मुझे आपकी जगह या आपके मान सम्मान से कोई परवाह नहीं है, मुझे जो गाड़ी मैंने आप लोगों से कही थी वो गाड़ी नहीं है, तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो सुमन का पिता है वो थोड़ा सा गुस्से में भी आता है कि तुम कैसे इंसान हो, शादी के ऐन मौके पर तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो दोस्तों सुमन का पिता और जो सुमन का पति बनने वाला है, इन दोनों में बहस होने लगती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो सुमन का पति बनने वाला है सरकारी टीचर, वो सुमन के पिता में एक थप्पड़ रख देता है। अब जैसे ही सुमन के पिता में थप्पड़ पड़ता है तो वो जमीन पर गिर पड़ते हैं, और जितने भी रिश्तेदार शादी में आए हैं वो सभी हैरान और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो कुछ लोग बातें बनाते हैं कि भाई ऐसे घर में बेटी का रिश्ता क्यों कर दिया, जो इंसान अभी इतना तुम्हारा अपमान कर रहा है, मान सम्मान नहीं कर रहा, तो वो आगे चल के तुम्हारी बेटी का क्या मान सम्मान करेगा। कुछ लोगों की ऐसी बातें भी आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे, जो रिश्तेदार थे, कि पहले हामी क्यों भरी, और हामी भरी तो फिर गाड़ी दी क्यों नहीं, जिस गाड़ी के लिए जमाई बाबू ने बोला। तो कहते हैं ना दोस्तों, दुनिया दुरंगी होती है, दुनिया अपने मुंह से कुछ भी कह सकती है। कुछ लोग आपके फेवर में होंगे तो कुछ लोग आपसे अपोजिट भी होंगे, आपके खिलाफ भी होंगे। अब जब पिताजी को थप्पड़ पड़ता है तो जो सुमन की छोटी बहन होती है वह देखते ही रोती रोती अपनी बहन के पास जाती है, सुमन के पास, और कहती है कि दीदी, जीजाजी ने बाबूजी को एक थप्पड़ रख दिया है और तुम जल्दी चलो। अब छोटी बहन थी सुमन, एक पग की तरह दो डग रखती और भाग दौड़कर पहुंच जाती है दूल्हे के पास, और वहां पर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को थप्पड़ रखने की। क्योंकि दोस्तों हर लड़की का पिता आइडल होता है, अपने पिता को वो हीरो मानती हैं, और उनमें अगर कोई ऐसे कर दे किसी के भी सामने तो खून खोलना तो लाजमी है। सुमन कहती है कि तुम कौन हो, क्या समझते हो अपने आप को, तुम सरकारी टीचर हो तो क्या सर से मुंह दोगे हमारे। और सुमन भी अब अपने दूल्हे राजा में एक तमाचा रख देती है और कहती है कि निकल जा मेरी चौखट से, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तेरे जैसे दूल्हे 70 यहाँ पर आएंगे और हाथ जोड़कर मुझे ब्याह कर ले जाएंगे। जब ये बात सुमन का दूल्हा जो सरकारी लगा हुआ सुनता है तो वो कहता है कि देखता हूँ तेरी कितनी शादी होती है, तुमसे कौन विवाह रचाता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। इन सब के बीच अब दूल्हे राजा के पिताजी कूद पड़ते हैं और सुमन के पिता से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा नादान है, इसमें अकल नहीं है, और तुम ऐसे शादी छोड़ोगे तो हमारी भी समाज में किरकिरी होगी। जब ये बात सुमन सुनती है तो कहती है दूल्हे राजा के पिता से कि पहली बात तो तुम्हारे संस्कारों में कमी है, जो तुम्हारा बेटा ऐसा पैदा हुआ है और ऐसी इसकी मानसिकता है। दूसरी बात, तुम्हारी ही पट्टियां ये यहाँ पर बोल रहा है, और मैं बिल्कुल भी ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो इस तरह का हो। और दोस्तों सुमन सभी बारातियों से कहती है कि उल्टे पांव यहाँ से निकल लो, नहीं पूरा गांव तुम्हें बहुत अच्छी तरह से धोएगा
और तुम्हारा बहुत अच्छा मान सम्मान करेगा। ये सब बातें सुनकर वहां से दोनों बाप बेटे बुरा सा मुंह लेकर दोस्तों अपनी बारात वापस ले जाते हैं। लेकिन सुमन का पिता यहाँ पर टूट चुका था, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा इस शादी में लगा था, लेकिन सब बर्बाद हो चुका है। अब दोस्तों वो शादी वहीं पर बंद हो जाती है। सुमन और सुमन के पिताजी खूब शोक मनाते हैं इस चीज का कि शायद सुमन का पिता कहता है कि बेटी होना सही कहते हैं लोग कि गुनाह है। आज इन लोगों ने वो बात साबित कर दी जो पहले से चली आ रही थी। लेकिन सुमन अपने पिता के आंसू पोंछती है, अपनी माँ के आंसू पोंछती है, छोटी बहन को गले लगाती और कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यहाँ पर दोस्तों सुमन सभी को दिलासा देती है, लेकिन जब अकेले कमरे में जाती है तो वो भी बहुत फूट फूट कर रोती है कि एक बेटी की जिंदगी कैसी है कि लोग मन करे तो रख लिया और मन करे तो ऐसे अपमान कर दिया। सुमन अपने आप को संभालते हुए दोस्तों अपने आप को पढ़ाई में धकेल देती है, और वो दिन रात जब उसका दिमाग खराब हुआ करता वो पढ़ाई दिन रात किया करती है, बच्चों को ट्यूशन देती है, जी तोड़ मेहनत कर दोस्तों वो एक दिन जज साहिबा बन जाती हैं। जब सुमन जज साहिबा बनकर अपने पिता के सामने आती हैं तो उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती हैं और कहती हैं कि पिताजी अगर उस दिन वो शादी नहीं टूटती तो शायद आज मैं इस पोस्ट पर या जज साहिबा नहीं बनती। यहाँ पर सुमन का पिताजी भी अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है और उनकी दोस्तों जो हालत पहले खराब थी वो सुधरने लगती है और सुमन कोर्ट में फैसले करा करती है। अब सुमन के सामने एक बुजुर्ग महिला आती है। वो महिला आकर सुमन से हाथ जोड़कर कहती है कि बेटी मुझे तुम्हारा पता किसी ने दिया है, कहा है कि वो जज साहिबा बहुत अच्छा फैसला करती हैं और वो एक सच्ची और नेक है और अच्छे काम करती हैं, तो बड़ी आशा लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो यहाँ पर सुमन कहती है, पहले उन बुजुर्ग महिला को कुर्सी पर बिठाती और कहती है कि माँ जी आप लोगों की ही सेवा के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि आपको मुझे कोर्ट में मिलना था, लेकिन कोई बात नहीं अगर आप यहाँ पर आ गई, क्योंकि दरवाजे से ही लेकर सुमन उस महिला को अपने घर में लाती है और उससे पूछती है। तो वो महिला बुजुर्ग महिला रोने लगती है, कहती है कि बेटी मेरा एक ज़मीन का टुकड़ा था, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, बेटा है उसे कैंसर है, वो बीमार रहता है हमेशा। मैंने वो ज़मीन का टुकड़ा इस वजह से रख रखा है क्योंकि बेटे को बहुत पैसे इलाज में चाहिए, तो उसके लिए मैं वो बेचना चाहती हूँ। लेकिन जब बेचने को जाती हूँ तो पता चलता है कि उसे तो किसी ने बेच दिया है और जिसे बेचा है वो उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और मेरी एक बात नहीं मान रहे। मैंने कहा है कि ये ज़मीन मेरी है तो वो कहते हैं कि बुढ़िया तो झूठ बोल रही है, हमने तो इसके पूरे पैसे दिए हैं। अब ये बात सुमन जब सुनती है तो इस केस में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वो कहती है ठीक है माँ जी, अब कल कोर्ट में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तारीख से एक दिन पहले वो सुमन के पास आई थी। अब जब कोर्ट में तारीख लगती है तो वो लोग आते ही नहीं हैं जो उस बूढ़ी अम्मा की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। एक तारीख यूं ही निकल जाती है, दूसरी तारीख पर भी वो लोग नहीं कोर्ट में पहुंच पाते हैं। तो दूसरी तारीख पर सुमन एक कर्रे लफ्जों में कहती है कि अगर वो अगली तारीख पर यहाँ पर नहीं आए तो ये फैसला मैं माँ जी के हक में कर दूंगी। यहाँ पर वकील से सुमन साफ शब्दों में कहती है जज साहिबा, और दोस्तों वो तीसरी तारीख पर कोर्ट में हाजिर हो जाते हैं वो लोग। और आप यकीन नहीं मानोगे जो कोर्ट में आए हैं वो लोग हैं जिन्होंने सुमन को फेरे को मंडप पर यूं ही छोड़ दिया था। अब सुमन जब उन्हें देखती है तो वहां पर कहती है कि सुमन माँ जी आप सही कह रही हैं, ये लोग तो धोखेबाज हैं, ऐसा करना इनका काम है, इनकी फितरत में ही ऐसा सब कुछ है। जब ये सब कुछ वो सुन रहे हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो वो भी सोचने लगते हैं कि अरे सुमन तो यहाँ पर जज साहिबा बन गई, अब तो ये ज़मीन हमें बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों भले ही सुमन के सामने उनकी सच्चाई थी, लेकिन फिर भी वो सबूत देखकर फैसला लेगी और यहाँ पर अब दलीलें चल जाती हैं। अब सुमन सारे सबूत देखती है तो सबूतों में पता चलता है कि कोई बीच का आदमी इन सब चीज़ों में फ्रॉड कर गया था। जो सुमन का पति सरकारी टीचर था उनको कोई ज़मीन अधर ऊपर से ऊपर बेच गया और माँ जी के जो पक्के कागज़ थे वो माँ जी के नाम है। तो यहाँ पर जो सुमन थी वो माँ जी के हक में कहती है कि अब ये तारीख यहीं पर समाप्त होती है, अगली तारीख पर पता चलेगा। और दोस्तों वहाँ पर कोर्ट बंद हो जाता है। अब जैसे ही जो सुमन का पहला पति बनने वाला था, जो उसे छोड़कर गया था फेरों पर, अब वो अपने पिताजी को लेकर सुमन के घर पहुंच जाता है, क्योंकि अगली तारीख पर उनका फैसला आने वाला था और उन्हें लगा कि सुमन हमारे हक में बिल्कुल भी फैसला नहीं देगी क्योंकि हमने इनके साथ गलत किया था। अब दोस्तों जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो सुमन का पिता उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तभी
जो वो सरकारी टीचर लड़का था वो सुमन के पिता के सामने हाथ जोड़ने लगता है और जो उस लड़के का पिता था वो भी हाथ जोड़ने लगता है और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन आप उस चीज़ की टीस हमसे इस केस में नहीं निकाल सकते। आपकी बेटी जज साहिबा हैं और वो हमारे फेवर में फैसला लें, चाहे उसके लिए आप थोड़े से पैसे हमसे ले लो। तो यहाँ पर सुमन का पिताजी इस बात को सुनकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हम कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते और मेरी बेटी कोर्ट के काम कोर्ट में निपटाती है, वो बातें घर पर लेकर नहीं आती, हमें नहीं पता। और हमारी बेटी जो भी फैसले लेती है ना वो बहुत सही और सच्चे लेती है, हम उसकी ईमानदारी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते और जैसे आए हो ना पैसों के साथ ऐसे ही यहाँ से निकल जाना। जो भी सच्चाई होगी उस सच्चाई के साथ फैसला लिया जाएगा। मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। दोस्तों, उन्हें वहां से जो सुमन का पिता है भगा देता है। उसके बाद सुमन अपने घर आती है। अब जैसे ही सुमन घर आती है तो सुमन का पिता वो सारी बातें कहने ही वाला था, तभी सुमन कहती है कि पिताजी, आज वो लोग मुझे कोर्ट में मिले थे जिन लोगों की वजह से शायद आज मैं इन पोस्ट पर पहुंची हूं। तो सुमन का पिता कहता है कि बेटी, वो तुमसे कोर्ट में ही नहीं मिले, वो मेरे पास भी आए थे, लेकिन मैंने तो उनसे ये सब कुछ कहकर उन्हें भगा दिया। दोस्तों, सुमन बहुत खुश होती है और सुमन का पिता अपनी बेटी को सल्यूट मारता है, कहता है कि बेटी, आज तेरी वजह से वो लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे थे जिन्होंने मुझे भरी महफिल में थप्पड़ जड़ा था, और आंसू आकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अब वो तारीख आती है जिस तारीख पर जज साहिबा ने फैसला देने की कही थी, तो वो तारीख जब आ जाती है तो कोर्ट में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर जज साहिबा ने सबूत तो पहले ही देख रखे थे, लेकिन कुछ और दलीलें देखती है और दलीलें देखने के बाद और सारी चीज़ें देखने के बाद वो फैसला अम्मा के हक में आ जाता है, क्योंकि उनके साथ कोई और फ्रॉड कर गया था। अम्मा की वो ज़मीन वाकई में ही होती है और वो बहुत बुजुर्ग महिला परेशान और बेसहारा थी। ऐसे ही कैसे सुमन उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाने देती। दोस्तों, सुमन अपना फैसला सुना देती है और यहाँ पर ये कोर्ट दोबारा से बंद हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? यहाँ पर पहली बात तो हम आप लोगों से ये बोलना चाहते हैं कि कभी भी ना किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। पता नहीं कौन कहाँ पर क्या बनकर निकल जाए। अगर वो सरकारी टीचर उस वक्त सुमन को नहीं छोड़ता तो शायद आज एक जज साहिबा का पति कहलाता और उसके सामने ऐसी नौबत ही ना आती, वो सही से रहते। और यहाँ पर अगर शादी हो जाती तो क्या पता सुमन जज साहिबा बन ही नहीं पाती। तो ये सारी बातें ना इधर उधर की मिल जाती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय रख सकते हो। दूसरी बात, कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। रिश्वत लेना सबसे बड़ा गुनाह है। पता नहीं कौन कितनी दिक्कत में आकर वो केस को लड़ रहा है, लेकिन कुछ वकील या कुछ लोग रिश्वत लेकर इन चीज़ों को फेरबदल कर देते हैं तो सामने वाले को बहुत दुख होता है और परेशानी होती है। हालांकि हमने सभी के बारे में नहीं बोला है, तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।